अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इसमें अब हम जो है वो SEO को अंडरस्टैंड करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका भी सबसे पहले हम मकसद पहचानेंगे और उस मकसद को अपने मकसद से कनेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे। तो SEO से होता क्या है? SEO से होता ये है कि आपकी वेबसाइट आइडियली गूगल पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव करना SEO का मकसद है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कस्टमर है और वो शूज़ आपकी लेट्स जस्ट सपोज आपकी जो है वो शूज़ की वेबसाइट है। आप ऑनलाइन जो है वो जूते बेचते हैं, ठीक है। स्नीकर्स हैं, उसमें जो है वो रनर्स हैं, उसमें जो है वो सेफ्टी शूज़ है, उसमें जो है वो सैंडल्स हैं, जो भी है, मतलब अलग अलग चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो है वो आपका कस्टमर गूगल पे घर पे बैठा हुआ है, उसको नहीं पता आपकी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है उसने, और मेजॉरिटी लोग इस तरह प्रोडक्ट ढूंढने के लिए गूगल यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर, तकरीबन सारे, ठीक है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और वो आने के बाद क्या करेंगे, गूगल पे लिखेंगे स्नीकर शूज़ इन पाकिस्तान, या इन कराची भी कर सकते हैं, या सिर्फ शूज़ लिख सकते हैं। लेट्स जस्ट चेक करते हैं कि स्नीकर शूज़ सर्च करने पे जो है वो क्या रिजल्ट आ रहा है। पिक्चर्स आ रही है सबसे ज़्यादा, दराज ऊपर आ रहा है क्योंकि ये इसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर एंडियोर ब्रांड आ रहा है, फिर जो है वो स्टाइलो आ रहा है, फिर बाटा आ रहा है। सारे बड़े बड़े ब्रांड जो है वो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ब्रांड से, जो अपने नाम से नहीं आ सकते थे, वो गूगल को पे करके फेसबुक PPC के थ्रू आ रहे हैं। PPC का अलग अगले वीडियो से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे उसमें। लेकिन ये SEO नहीं है। SEO से ये वाला रिजल्ट अचीव नहीं करना, SEO से ऑर्गेनिक रिजल्ट अचीव करना है। मतलब आप बगैर पैसे लगाए गूगल को, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये गूगल को इसके पैसे कोई नहीं देगा, ये दराज, ये फ्री है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी से रैंक कर रहा है, अपनी मेहनत से रैंक कर रहा है यहाँ पे, और ये पैसों वाला हिसाब किताब है। तो इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये वाली जो वेबसाइट है ये गूगल को पे करेगी। अब पर क्लिक क्या चार्जेस पे कर रही होगी उसकी हम डिटेल PPC में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हमें अपने कस्टमर के आगे शो होना है। जब हमारा कस्टमर शूज़ सर्च करे, अब महीने में अगर 5,000 लोग शूज़ सर्च करें, दिन में अगर 5,000 लोग शूज़ सर्च करें, अब जरा इमेजिन करें, दिन में 5,000 लोग अगर शूज़ सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब दिन में 5,000 लोगों का मूड है शूज़ परचेज करने का, और वो तैयार है मेंटली कि यार अब शूज़ परचेज करना है मुझे। इतना लेज़र टारगेटेड कस्टमर आपको जो है वो सर्च इंजन से मिलेगा। इतना लेज़र टारगेटेड आपको कोई किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मतलब वो होता है ना, जब सरिया गर्म होता है तब उस पर वार करो तो वो कट जाता है। इस तरह ये कस्टमर इस टाइम बिल्कुल तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है, तो वो सर्च कर रहा है। जब प्रिपेयर होने के बिल्कुल करीब है तो वो सर्च कर रहा है। मतलब काफ़ी जो है वो टारगेटेड यूज़र्स जो है वो आपको इससे हिट होंगे। और ऑर्गेनिक की जो है वो आप गूगल को पे नहीं करोगे, लेकिन इसमें मेहनत है, आसान काम नहीं है, और कुछ टैक्टिक्स है जिससे आप जो है वो आप भी अपने कुछ कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हो। तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आगे मूव होते हैं कि अब जो है वो है क्या। अब ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक अप्रोच है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन खर्चा थोड़ा थोड़ा अगर हो जाता है बीच में कुछ काम को तेज़ अप करने के लिए, या बंदे रखने के लिए, या उसको टूल्स को टेक्निक्स को शार्प फास्ट करने के लिए, तो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन एक स्टेबल अप्रोच है। एक बार रैंकिंग मिल जाए तो एक लगातार ट्रैफिक आता रहेगा, और लगातार ट्रैफिक के आपको बार बार पे नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सुकून वाला काम है, लेकिन बहुत सब्र वाला काम है। अब मतलब एक नॉर्मली किसी भी आप SEO का एक्सपर्ट को प्रोजेक्ट भी देंगे कोई, तो वो आराम से 4-6 महीने से बोलेगा। 4-6 महीने से पहले आप मेरे को पूछना भी नहीं कि क्या रिजल्ट है, मैं आपको रिपोर्ट कुछ ना कुछ करता रहूँगा। लेकिन आपने उम्मीद नहीं रखनी कि 4-6 महीने तक। अब इसी वजह से इसमें स्कैम बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं प्रोजेक्ट, वो इधर उधर उंगलियां मारते रहते हैं, एट दी एंड रिजल्ट नहीं आता, तो बोलते हैं नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो टोपी ड्रामे करके अगले क्लाइंट पे मूव हो जाते हैं, और उनका ये साइकिल चलता रहता है। तो एक बार जब आप ये पूरा भी इस वीडियो को समझ लेंगे तो खुद करने के लिए भी आप जो है ज़्यादा दूर नहीं होंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिकल आप कहीं से भी सीख के प्रयोग कर लेंगे, और कोई किसी से करवा भी रहे होंगे तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप उसको लीड कर सकते हो, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो, बाकी एग्जीक्यूशन वो करता रहेगा और आपको रिपोर्ट करता रहेगा।
अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम समझें कि ये गूगल जो है ना, गूगल कंपनी जो है, ये इसका सर्च इंजन जो है, ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ये वेबसाइट है वो कहाँ से ढूंढ रहा है। तो मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूं तो वो ऐसे दूंगा कि ये गूगल पे जब आप स्नीकर शूज़ लिख के यहाँ पे एंटर मार्क करते हैं तो ये इतनी जल्दी जो रिजल्ट लेके आया है ये पूरे इंटरनेट से ढूंढ के नहीं ला रहा है, क्योंकि इंटरनेट इटसेल्फ कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। गूगल भी एक वेबसाइट है, दराज भी एक वेबसाइट है, आपकी भी एक वेबसाइट है, फेसबुक भी एक वेबसाइट है। तो ये इंटरनेट को नहीं ढूंढ सकता, तो ये कैसे ढूंढ लेता है? तो मैं उसकी साइंस समझाता हूँ। बेसिकली होता है क्या है, गूगल का एक है, फॉर एग्जांपल हम उसको बोलेंगे बॉट, स्पाइडर भी बोलते हैं उसको, क्रॉलर भी बोलते हैं। ये क्रॉलर समझ लें एक बार, वो करता क्या है। क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, जो इस तरह से जैसे मैं विजिट कर रहा हूँ इस तरह से वो भी विजिट करता है। वो एक सॉफ्टवेयर है लेकिन वो भी वेबसाइट विजिट करता है। वो क्या करता है, वो ये वेबसाइट खोलेगा, किसी भी एक वेबसाइट पे डाल दिया। क्योंकि वेब, समझे वेब होता क्या है, मैं आपको वेब से थोड़ा सा समझाता हूँ चक्कर है क्या। ये देखें, ये वेब है और ये वेब के शेप से ही बना है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब www, पहले आपको याद होगा बहुत सारी वेबसाइट www करके ही होती हैं, आजकल तो कोई नाम नहीं लेता www का, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब पूरी दुनिया पे एक मकड़ी का जाला है। या मकड़ी का नहीं करो लेकिन जाला कर दो, ठीक है। अब इस जाले का ताल्लुक या मकसद ये है कि हर पॉइंट से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। अब देखो इस ये वाला पॉइंट इस पूरे जाले में हर पॉइंट से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो रहा है। अब क्रॉलर क्या करता है, गूगल का क्रॉलर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे उसकी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद में वो जो घूम रहा होता है, मतलब समझ लो पूरी एक फोर्स है, वो आर्मी है पूरी। तो वो इस वेबसाइट पे आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया wikipedia.com पे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्नीकर्स का विकीपीडिया में क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। अब गूगल का क्रॉलर आया, वो विकीपीडिया की वेबसाइट पे आया, उसने यहाँ से ये सारा डेटा कॉपी किया, सारा का सारा डेटा, और अपने डेटाबेस में डाल दिया। तो एक एक वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में सेव है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारा का सारा डेटा उसने अपनी वेबसाइट पे डाला, और ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ना, ये अलग अलग, ये सबको ओपन कर लेगा, वो अलग अलग लिंक पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे था और लिंक पे क्लिक किया अगली वेबसाइट पे चला गया, लिंक पे क्लिक किया अगली वेबसाइट पे चला गया, और ये सारी वेबसाइट अपने डेटाबेस में सेव करता हुआ जा रहा है। और जब अपनी वेबसाइट में डेटा सेव कर देता है तो फिर उसके रैंकिंग के कुछ एल्गोरिथम है, कुछ उसका कंप्यूटर का दिमाग है, तो इंटेलिजेंस है उसकी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है। तो उसको पता है कौन सी वेबसाइट किसको दिखानी है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि वो इतना शार्प है, इतना शार्प है, इतना शार्प है कि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल, तो मुझे जो है वो ज़्यादा रिजल्ट रेलिवेंट एप्पल कंपनी से रिलेटेड दिखाएगा। लेकिन मे भी कोई बंदा किसी गांव देहात में रहता हो, फार्मर हो, और एप्पल की जो है उसकी खेती बाड़ी करता हो, तो गूगल को उसकी प्रोफाइल, क्योंकि ये प्रोफाइल आजकल हमारे एंड्रॉयड में भी लॉगिन है, ये प्रोफाइल आजकल हमारे हर जगह लॉगिन होती है गूगल की, तो हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा किसान है, ये फार्मर है, ये खेती बाड़ी करता है। तो ये जब एप्पल सर्च करेगा तो मे बी वो फार्मिंग रिलेटेड सर्च करेगा, तो मे बी उसको भी एप्पल दिखा दे, लेकिन साथ साथ फार्मिंग का भी ज़्यादा उसको दिखा दे। तो वो इतना एडवांस है, लोकेशन के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी जो है वो चीज़ों के हिसाब से वो आपको रैंकिंग देगा। लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा कि ये रैंकिंग भी किस बेसिस पे देगा, तो उसको अंडरस्टैंड जब हम कर जाएंगे तो हम एसईओ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि रैंकिंग होती किस बेसिस पे है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं और उस फैक्टर्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमने समझ लिया गूगल कैसे काम करता है। अब 3 मेन चीज़ें हैं एसईओ करने के लिए, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस में होगी, इसी सीक्वेंस में होगी तो होगी, लेकिन सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च लाजमी है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं या फंस जाते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काम उनको करना पड़ जाता है, वो ये कि पहले वेबसाइट बना लेते हैं, फिर बोलते हैं अब इसकी एसईओ करनी है। एसईओ का प्रोसेस, एटलीस्ट जो कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है, वो आप वेबसाइट बनाने से पहले शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने होंगे कि किन कीवर्ड्स पे रैंक करना है। कीवर्ड क्या होता है, मैंने गूगल पे लिखा एप्पल, मैंने यहाँ गूगल पे लिखा स्नीकर शूज़, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सारे कीवर्ड्स हैं।
तो किन कीवर्ड पे रैंक करना है ये डिसाइड करना है। अब डिसाइड करना है तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, पहले एक कीवर्ड प्लानर टूल गूगल का होता था, पता नहीं फ्री है कि नहीं है, तो गूगल का अपना एडवर्ड का टूल है। तो कीवर्ड प्लानर में हम जाते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर में हमने बेसिकली कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किन कीवर्ड से हमें रैंक करना है। फॉर एग्जांपल हम शूज़ के बिजनेस में, ठीक है, हमारे पास सारी वैरायटी है लेकिन हम कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे स्नीकर शूज़, या ये रहा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ स्नीकर शूज़, और इसको मैंने बता दिया पाकिस्तान के अंदर का रिजल्ट लेके आओ मेरे पास खाली, सही है। इसके बाद मैं लाता हूँ जॉर्डन, इसके बाद मैं लाता हूँ नाइकी शूज़, इसके बाद मैं लेता हूँ और क्या कहते हैं रनर या रनिंग शूज़, इसके बाद मैं लेता हूँ जॉगर्स, और मैं इसको रिजल्ट लेता हूँ कि मुझे आइडिया मिल जाए कि इसकी सर्चेस कितनी है। ठीक है, और इसने आपको सजेशंस भी देना शुरू कर दी। ठीक है, बास्केटबॉल शूज़ भी सजेशन आ रही हैं। तो अब ये बता रहा है कि महीने में पाकिस्तान में इस वर्ड को 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं, और ये वो पीपीसी का बता रहा है, ये एसईओ का नहीं बता रहा, लेकिन इधर से थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए पर क्लिक इतने इतने लोग पैसे दे रहे हैं, 5 रुपये से 27 रुपये पर क्लिक दे रहे हैं, और इस पर कन्वर्जन रेट हाई होता है तो लोग पर क्लिक ज़्यादा पैसे देते हैं क्योंकि लोग खरीदने के मूड से आते हैं। जॉर्डन्स के देखे हमारे ध्यान में क्या था, स्नीकर लोग ज़्यादा सर्च करते होंगे, लेकिन क्या जॉर्डन्स के शूज़ देखें, जॉर्डन्स के 10,000 से 1,00,000 सर्चेज आ रहे हैं, अच्छी खासी। अगर इस पर आप रैंक कर जाओ तो अच्छा खासा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जॉगर्स पे 1,000 10,000 आ रहे हैं, नाइकी एयरफोर्स 1,000 10,000, और ये सारी चीज़ें स्नीकर्स पे फिर 10,000 से 1,00,000, यहाँ पे सिर्फ स्नीकर्स पे 10,000 से 1,00,000 आ रहे हैं। तो स्नीकर शूज़ और स्नीकर्स ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसको ये सारा कलेक्ट कर लेंगे तो हम कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उस पर। अब एडिडास जीजी, इस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में कि इसका मैं कैसे इसको फ़ायदा उठाऊँगा और इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। अब क्योंकि कंपटीशन भी है और रैंकिंग फैक्टर जब आप समझेंगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में, कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि अब कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि कंपटीशन कितना है। सही, कंपटीशन कितना है मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने बहुत ब्रॉड और बहुत जो है वो ये वाला वर्ड सेलेक्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या मैं नई वेबसाइट से इतनी पुरानी वेबसाइटें बीट कर सकता हूँ? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आलमोस्ट इम्पॉसिबल है स्टार्टर्स के लिए। ठीक है, तो फिर इसका क्या नुकसान होगा, मैं सोचूंगा कि शूज़ से मेरी वेबसाइट रैंक करे, तो ये बेवकूफ़ी होगी इस टाइम बिल्कुल एक नए ब्रांड के लिए। तो होगा क्या, तो आप कंपटीशन एनालाइज करना शुरू करोगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जिसे कहते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कुछ भी बोल सकते हो आप, कि आप जज करोगे कॉम्पिटिटर्स कितना स्ट्रांग है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ पे रैंक करना चाहते हो कि सिर्फ शूज़ का कोई भी लिखे पाकिस्तान में मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, तो आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं चंद एक बताऊंगा, बाकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप डिटेल में सर्च करके वो सारे फैक्टर समझोगे। और इसमें फॉर एग्जांपल आप सर्च करोगे कि भाई इसकी बैकलिंक्स कितनी है, देखते हैं कोई टूल वगैरह अवेलेबल हो जो हमें बता रहे कि बैकलिंक्स कितने हैं इसके। ठीक है, 12 बैकलिंक है और 7 वेबसाइटें हैं जो लिंक कर रही हैं। ठीक है, ये इस वेबसाइट पे भी आ रहा है, ये इस वेबसाइट पे भी आ रहा है, ये इस वेबसाइट पे भी आ रहा है। तो
और फिर बैकलिंक्स कितनी अथॉरिटी के हैं वो अलग मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल इस बैकलिंक का जो है वो DR जो है वो 3 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, तो ये जितना मेरे ख्याल से कम आ रहा है उतना इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, या ज़्यादा आ रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ये मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये समझ जाओगे कि कॉम्पिटिटिव फैक्टर बहुत सारे होंगे, वो सारे फैक्टर्स आप जज करके एक प्रोफाइल बिल्ड करोगे कि मेरा कॉम्पिटिटर कितना मजबूत है। अब ये 12 बैकलिंक को खास इतने ज़्यादा बैकलिंक नहीं है, बहुत कम बैकलिंक है, लेकिन अगर ये 12 बैकलिंक ऐसी वेबसाइट के बैकलिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ARY न्यूज़ पे जो है वो इसका बैकलिंक मिला होता, या BBC न्यूज़ की वेबसाइट्स पे इसका बैकलिंक इसको आ रहा होता, और इस तरह की अथॉरिटी वेबसाइट जो है, मतलब विकीपीडिया का बैकलिंक बड़ा अथॉरिटेटिव बैकलिंक्स है, या कोई फोर्ब्स का आर्टिकल होता बड़ा, या न्यूयॉर्क का आर्टिकल होता, या पाकिस्तान में डॉन न्यूज़ का आर्टिकल होता, उस पर इसका लिंक बना हुआ था और इसको गूगल को पता होता है, तो वो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती। अब ये एक फैक्टर है जिससे कंपटीशन आप एनालाइज करोगे। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डोमेन अथॉरिटी और स्पैम अथॉरिटी और ट्रस्ट अथॉरिटी, PA DA और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ें जज करके आप कीवर्ड सेलेक्ट करोगे। तो होगा क्या आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो शूज़ का वर्ड है ये बहुत ब्रॉड है और उस पर रैंक करना स्टार्ट में पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉसिबल है। तो स्टार्ट में आप कुछ इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाओगे, या थोड़ा सा माइक्रो निश की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आप एडिडास शूज़ पे रैंक करने की कोशिश करोगे। अब एडिडास क्योंकि ब्रांड है तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप एडिडास को तो बीट कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आप जो है, मैं कुछ कैटेगरी पे आ जाता हूँ क्योंकि ब्रांड में फिर अलग कहानियाँ शुरू हो जाएंगी, वो समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो स्नीकर शूज़ में देखें, फिर फर्स्ट स्टेप ऊपर आ रहा है, और फिर एंडियोर आ रहा है, और ये उसके बाद दराज आ रहा है, उसके बाद सर्विस आ रहा है। अभी भी बड़ी बड़ी साइट्स आ रही हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा हो शायद आप इन तरह पे कि कोई 2-3 वेबसाइटों को आप थोड़े अरसे में बीट करना शुरू हो जाओ, क्योंकि आप इसके कंपटीशन एनालाइज करोगे, बैकलिंक चेक करोगे, कंटेंट की क्वालिटी चेक करोगे, इसके सोशल सिग्नल चेक करोगे, वो सब जगह आपको नज़र आएगा कि मैं इसको बीट कर सकता हूँ, तो आप ये कीवर्ड सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैं आता हूँ कि और क्या बोलूँ, कुछ और ऐसे इन डेप्थ कीवर्ड आप निकालोगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल निकाली, एडिडास जीजी। अब इसमें हम सर्च करते हैं किस तरह की वेबसाइटें रैंक हो रही है, तो सबसे पहले तो एडिडास की वेबसाइट रैंक हो रही है, उसके बाद जो है वो स्टॉक है सारा। ये देखें यहाँ पे आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के जायंट्स को मेरे ख्याल से नेगलेक्ट कर दिया, तो इसका पता नहीं कोई बैकलिंक्स है नहीं है, कोई बड़ी इसकी डोमेन अथॉरिटी है नहीं है, तो ये थोड़ा कमज़ोर कॉम्पिटिटर है। बैकलिंक 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 बैकलिंक, ठीक है। इसके बैकलिंक चेक करते हैं कि इस पेज के कितने बैकलिंक आ रहे हैं। देखो 589 बैकलिंक्स, ये तो बहुत ज़्यादा बैकलिंक आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर एसईओ की एफर्ट कर रहा है। लेकिन मे बी बैकलिंक हाई क्वालिटी के ज़्यादा ना हो, लेकिन क्वालिटी के बैकलिंक भी है, तो ये तो और बड़ा कंपटीशन है। और ये शायद इंटरनेशनल वेबसाइट है, पाकिस्तान की है भी नहीं शायद, तभी इतने बैकलिंक आ रहे होंगे स्टॉक एक्स। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल रहा है, पोटेंशियल क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? आपको पोटेंशियल ये मिल रहा है कि कोई लोकल वेबसाइट ज़्यादा रैंक नहीं कर रही है। ये देखिए, ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट नज़र आ रही है, मे बी। कहाँ है? नहीं, पाकिस्तानी वेबसाइट में इतना कंटेंट तो नहीं होता। और ये ये है पाकिस्तानी वेबसाइट, कितना ही है तो इनका, हाँ है तो नंबर पाकिस्तानी है, ठीक है। इसके बैकलिंक देखते हैं, 2 बैकलिंक। अब क्या हो गया, अब आप ये कीवर्ड निकाल लो, अगर आपके पास ये जूता है तो आपको पता है कि इस कीवर्ड में लोकल वेबसाइटें जो है वो बड़ी कमज़ोर हैं, और इसके अलावा है भी नहीं। गूगल जो है वो यहाँ पे हमें स्पेस आसानी से शुरू में दे देगा, तो आप शुरू से ही ट्रैफिक लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब मैं लेट सपोज कि मैं जो है वो कुछ कीवर्ड्स फाइनल करता हूँ इस तरह के, और अच्छा बैकलिंक एक फैक्टर है, इस तरह और भी बहुत सारे बैकलिंक आपको फैक्टर्स जज करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप कीवर्ड कलेक्ट करोगे। कीवर्ड कलेक्ट करने के बाद आप मेन जो है वो सोचोगे कि भाई स्नीकर शूज़ मेरा जो है वो, मैं स्पेसिफिक मेरी वेबसाइट जो है वो स्नीकर शूज़ पे होगी, और उसी तरह से मैं अपनी वेबसाइट बिल्ड करूँगा। और उसके बाद मेरा ये मेन कीवर्ड जो होगा स्नीकर शूज़ होगा। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मेरे पास जो है वो एडिडास ईजी आ रहा होगा,
इसके बाद लॉन्ग ट्रेंड कीवर्ड में मेरे पास जो आएगा वो स्नीकर्स, स्नीकर्स नहीं, हमारे पास स्नीकर्स पे आ रहा हूँ मैं। और कोई कीवर्ड 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 जॉर्डन शूज़, इसमें मैं कंपटीशन करूंगा। लेट्स सपोज आपने 3 4 5 6 10 कीवर्ड आपने निकाल लिए, 10 कीवर्ड तो आप एटलीस्ट निकालो, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम हो और आप रैंक कर सकते हो। और एक दो मेन कीवर्ड निकालो जिसमें लॉन्ग टर्म आप प्रपोज सकते हो और बड़ी रिसर्च हो। इसमें आपने सर्च कर लिया कि भाई 4 5 कीवर्ड पे अगर मैं रैंक कर जाऊँ तो मेरे पास महीने का 40-50 हज़ार यूज़र आएगा, तो आराम से 10-15 हज़ार का ऑर्डर, मैंने 10-15 हज़ार लोगों से ऑर्डर निकालूंगा कि इधर कन्वर्जन रेशो हाई मिलेगा आपको, ज़्यादातर लोग खरीदने की नीयत से सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मेन मार्केट के, मेन प्लाजा के, मेन गेट के एंट्रेंस होते ही आपकी दुकान सामने होगी, तो ज़्यादा बिकेगी, इस तरह आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो इसकी एक अलग होल चेकलिस्ट पूरी एक अलग है। मतलब गूगल चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे जो है वो तस्वीरें चोरी की नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे जो है वो उसका आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह बेतहाशा फैक्टर्स की पूरी लिस्ट होगी आपको जो जमा करनी होगी, और वो सारे फैक्टर्स आपने अपनी जो है वेबसाइट में कवर करने होंगे। लेकिन आप पूरा पेज बनाओगे, उस पेज में एडिडास यीजी को रैंक करने के लिए आप कोई अलग पेज बनाते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, इसने पूरा एक पेज बनाया हुआ है, यीजी की कैटेगरी बनी है तो एक पेज बन गया। अब इस पेज में यीजी कितनी दफ़ा आ रहा है, 36 दफ़ा आ रहा है। अब ये ओवर फेड है, मतलब इतना ज़्यादा भी यीजी नहीं लिखा होना चाहिए आर्टिकल में, तो गूगल इसको भी फेक समझेगा कि इसने यीजी रैंक करने के लिए इतना सारा फेक जानबूझ के फीड किया हुआ है, तो कंटेंट की क्वालिटी गिर सकती है। तो कंटेंट की क्वालिटी फेसबुक समझ जाएगा। तो एक जेन्युइन कंटेंट अच्छी चीज़ में एक प्रॉपर पेज आप इस रैंक करने के लिए इस कीवर्ड पे एक प्रॉपर पेज अपने वेबसाइट में उस लेवल का बिल्ड करोगे, और फिर उस पर आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे, और उसमें कोई पिक्चर जो है वो चोरी की नहीं होनी चाहिए, किसी और वेबसाइट से निकाली भी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी पिक्चर्स होनी चाहिए, अपना कंटेंट होना चाहिए, मोबाइल पे प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह बेतहाशा ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं वो एक बार ऑन पेज फैक्टर्स चेकलिस्ट, ठीक है, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। भाई वेबसाइट में गूगल क्या क्या चेक कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ ये चेक करो कि गूगल एग्जैक्टली कभी भी पब्लिक को नहीं बताता मैं क्या चेक कर रहा हूँ, लेकिन लोग अंदाज़ा लगाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बड़े बड़े डेटा शेयर करके अंदाज़ा लगाते हैं। तो भाई टारगेट कीवर्ड देखेगा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर टाइटल में जो वेबसाइट का टाइटल होगा उसमें यीजी है नहीं है, जैसे वेबसाइट कहाँ गई वो वाली यीजी वाली, ये वाली, तो ये टाइटल में यीजी आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर टाइटल में यीजी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक कर रहा है वो, सही है। इस तरह हेडलाइन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, और यूआरएल के अंदर जो है वो यीजी आ रहा है। उसके बाद जो है वो आपका कंटेंट क्वालिटी क्या है, अंदर टैग्स में फ़र्क आएगा, नेविगेशन अंदर वेबसाइट के अंदर जो लिंकिंग हुई है वो प्रॉपर है नहीं है, उसके अंदर कोई मसले मसाइल तो नहीं है, कुछ फेक एरर तो नहीं है, कुछ 404 वाले एरर वाले पेजेस तो नहीं है। ऐड इंगेजिंग विजुअल कंटेंट है, तस्वीरें ज़्यादा हों, वीडियो ज़्यादा हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो है वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो गूगल में। गूगल में इंडेक्स करने का सिंपल एक तरीका होता है, गूगल के कंसोल पे सबमिट कर देते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, 2 सेकंड में काम होता है। फिर पेज स्पीड प्रॉपर हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, ये एक बहुत छोटी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं अगर इन डेप्थ में जाऊँ और पूरा कवर करने की कोशिश करूँ तो 200 के करीब फैक्टर्स या 300 के 200-250 फैक्टर्स जो है वो कवर हो सकते हैं। लेकिन ये मोटे मोटे फैक्टर्स है, ये आप कवर कर लो तो आपका कंपटीशन अगर कम कंपटीशन है, आपने बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मेहनत करनी है, आपने वो 100% ये अचीव नहीं करना। आप ये बात ध्यान में रखें तो आपको थोड़ा सुकून हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इतना मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम है तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं होंगे, और जब ज़्यादातर लोग करते ही नहीं होंगे तो जो लोग कर रहे हैं वो इतना शायद एक्सेसिव उनकी मेहनत उन्होंने भी ना की हो, तो आप उसको थोड़ा सा बीट करोगे, आप उसको कॉम्पिटिशन बीट करने लग जाओगे। फिर ऑन पेज फैक्टर्स बहुत सारे, मैं 2-4 और बता दूं कि दराज क्यों रैंक कर रहा है। तो दराज की बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो गूगल को पता होती है ये बात। फिर उसकी हिस्ट्री है, कितना पुराना डोमेन है, कितनी पुरानी वेबसाइट है, कितने पुराने पेज है, इधर से भी ट्रस्ट फैक्टर गूगल को नज़र आते हैं, तो उस बेसिस पे वो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये जाती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च पहले करो और वेबसाइट बाद में बनाओ, कि पहले आप कीवर्ड डिसाइड करोगे तो वेबसाइट में ये सारा कंटेंट यूआरएल में ऐड कराना, तरीके से ऐड कराना, कंटेंट ऐड कराना, आपस में लिंक्स कराना, ये सब उस तरीके से करोगे कि आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड्स पे रैंक होने के लिए एटलीस्ट ऑन पेज लेवल पे रेडी हो जाएगी, ऑन पेज लेवल पे। इसके बाद ऑफ पेज, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल एक बंदे की एग्जांपल लो,
कौन सा बंदा कितना बड़े लेवल का है, जिस किसी भी मामले में हो, कितने बड़े लेवल का है, तो आप चेक करते हो कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? हमने बैकलिंक्स चेक किए थे, तो यहाँ पे बैकलिंक्स गूगल सबसे ज़्यादा चेक करेगा। अब वो बैकलिंक्स पे मैं आता हूँ उसके बाद। अब सबसे ज़्यादा अगर आप कोई बड़ा बंदा है तो वो मिनिस्टर से मिलता होगा, हाँ मतलब दुनियावी लिहाज से बड़ा बंदा है तो मिनिस्टर से मिलता होगा। वो जो है वो किसी एसपी वगैरह से ज़्यादा उसके ताल्लुकात होंगे। उसके बाद जो कमिश्नर्स वगैरह हैं उनसे ज़्यादा मिलता होगा। फिर इस तरह की बहुत सारे, मतलब उसका नेटवर्क बताएगा कि ये किस लेवल का बंदा है। तो इस तरह आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स होंगे वो बताएंगे आप किस लेवल की वेबसाइट हो। तो आप जितनी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने की कोशिश करोगे उतनी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ये छोटी छोटी बहुत सारी बैकलिंक्स ले लो तो भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब 100 छोटी बैकलिंक्स और एक बड़ी बैकलिंक्स वजन में शायद बराबर हो जाए, तो मे भी एक वेबसाइट जिसकी एक बड़ी बैकलिंक है वो उससे नीचे आ रही हो जिसकी छोटी छोटी बहुत सारी 100-150 बैकलिंक्स हैं। तो बैकलिंक्स जो है वो लेना ज़रूरी है। लेकिन 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 आप ये बात याद रखना कि अगर एक बंदा है उसके 2 नंबर लोगों से ताल्लुकात हैं तो वो बजाय इज़्ज़त की बजाय उसकी बेइज्जती होगी गूगल की नज़र में, क्योंकि वो ऐसी वेबसाइटों पर रैंक कर रहा है जहाँ लोग जुगाड़ मार के लिंक लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फजूल में कंटेंट ज़बरदस्ती को घुसाया हुआ है, वैसे की लिंक मिल रहा है। जब आप बिल्डिंग पे जब जाएंगे तो आपको ये मेरी बात याद आएगी जब आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो बैकलिंक्स आपको लेने होंगे। बैकलिंक्स लेने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो भी कंटेंट मार्केटिंग वेबसाइट है, मैंगोबाज हो गई, प्रो पाकिस्तानी हो गई, कुछ भी हो गई, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप उनको अप्रोच करोगे, यार ये मेरा ब्रांड है, आप मेरे ब्रांड के बारे में जो है वो आर्टिकल लिखो, बस मुझे वेबसाइट का मेरा लिंक मेंशन कर देना, डू फॉलो करके। डू फॉलो की टेक्निकलिटी मैं बता दूंगा कि डू फॉलो का मतलब ये होता है कि आप गूगल को इशारा कर रहे हो कि इसको फॉलो करो। और बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होता है, लेकिन नो फॉलो के लिए आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये नो फॉलो लिंक है, इसको फॉलो नहीं करना, तो क्या उसका बैक लिंक नहीं दे रहा हूँ मैं। कभी कभी आपको बात करनी हो किसी ऐसी वेबसाइट के बारे में जो 2 नंबर वेबसाइट हो और आप गूगल को उस पर बैक लिंक ना देना चाहो, तो वो वेबसाइट वाला जो है उसको नो फॉलो मार्क कर देगा, इसको फॉलो नहीं करना। तो इस तरह से आप बैकलिंक्स बनाना शुरू करोगे और फिर जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी आपकी ऑफ पेज वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगी। बैकलिंक्स क्वालिटी के होने चाहिए, बैकलिंक्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आप इस तरह से अपने कीवर्ड सर्च किए, वेबसाइट को जो है आपने अपने उसके हिसाब से कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया पूरा, और फिर आपने अपने ताल्लुकात बनाने शुरू किए, तो आपकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी और उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। फिर वही जो हमने गूगल एनालिटिक्स आगे जाके हमने प्रैक्टिस करनी है, या सर्च कंसोल में भी हो सकता है, तो उसमें आप जो है वो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दोगे कि गूगल से कितने लोग आ रहे हैं, किस कीवर्ड से आ रहे हैं। मैं आपको कुछ कंसोल का अगर कुछ मैं दिखा सकूं कि मैं आपको सर्च कंसोल किस तरह का होता है, ठीक है। अभी हमने जो है अपनी वो सर्च कंसोल खुले हुए हैं, तो हमें बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, जो है वो इस तरह की जो है वो वेबसाइटों से मिले हुए हैं, और बड़ी बड़ी वेबसाइटें भी आ रही हैं इसमें कुछ। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस के सेक्शन में हम जाते हैं, तो इतने क्लिक्स हमारे पास आ रहे हैं, ये रैंकिंग्स हमारी इंप्रूव हो रही है, एवरेज रैंकिंग हमारी किस कीवर्ड पे कितनी आ रही है वो भी आ रही है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान पे हम किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, तो हम कंसिस्टेंटली नंबर 3 पे रैंक कर रहे हैं, क्योंकि पहले पे अली एक्सप्रेस आ रहा है और दूसरे पे भी इस तरह की कोई बड़ी वेबसाइट आ रही है, और इस पर हमारे पास इतने इंप्रेशंस हैं, इतने जो है वो क्लिक्स आ रहे हैं इतने एरिया में। इस तरह से बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी। आपकी एसईओ में कोई बड़ा सीरियस मसला होगा तो यहाँ पे आपको वो इश्यूज बता देगा। तो ये सर्च कंसोल भी ऐसे ही इंस्टॉल होता है जैसे हमने पिक्सल इंस्टॉल किया था, जैसे हमने इंस्टॉल किया नहीं, जैसे पिक्सल इंस्टॉल करेंगे और जैसे हम गूगल का वो एनालिटिक्स इंस्टॉल करेंगे तो ये भी इंस्टॉल करेंगे, तो आपको इस तरह के इश्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कोई एसईओ वाला जब भी काम करे आपने उसे ये रिपोर्ट लाजमी लेनी है। आपने कीवर्ड पूछना है कि कौन से कीवर्ड आपने हंट किए हैं और क्यों हंट किए हैं, इस पर कितने से चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटर का क्या हाल है, उस कॉम्पिटिटर को बीट करने का प्लान क्या है, तो वो वहीं घबरी हो जाएगा। अगर 2 नंबर होगा कि यार ये तो बाप बंदा बैठा हुआ है और इसको मैं 2 नंबर से घेर नहीं सकता और उसको मैं 6 महीने की फजूल की टोपी करा नहीं सकता। उसके बाद क्या है, आगे जब आप मूव होंगे तो ये इस तरह से आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। और इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको एसईओ जो है वो एक कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से लेके कि गूगल कैसे काम करता है, यहाँ तक कि वो रैंक कैसे करता है और उस रैंक को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो और किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होता है और किस तरह काम किया जाता है एसईओ का। उसके बाद जो है वो कुछ छोटे छोटे मशवरे याद रखिएगा। कोई आपको बैकलिंक का पैकेज भेजे कि 5000 बैकलिंक ले लो, ये 500 रुपये में, कभी भी नहीं लेना।
एक्चुअल ताल्लुकात बनाने हैं, गूगल से होशियारी नहीं करनी, जैसे फेसबुक से होशियारी नहीं करनी उसके एल्गोरिथम से, तो वरना अकाउंट बैन कर देगा। इस तरह गूगल से होशियारी नहीं करनी, ये लोग बहुत एडवांस लेवल पे इनके एल्गोरिथम होते हैं, कोई भी 2 नंबर ही आराम से पकड़ लेते हैं। और अगर नहीं भी पकड़ी और आपने रैंक कर लिया और आपने एक बिजनेस खड़ा कर लिया और पीछे एम्प्लॉयज़ खड़े कर दिए और टीम बना दी, तो कल को गूगल ने जो है वो अपडेट आया, उसका एल्गोरिथम, बड़े बड़े एल्गोरिथम अपडेट्स आते हैं, उसके बाद जो है उसने आपको स्लैप पड़ेगा उसका गूगल का, और पेनल्टी पड़ेगी और वो गूगल डी रैंक कर देगा आपकी वेबसाइट, डी लिस्ट कर देगा आपकी वेबसाइट। तो आपका पूरा बिजनेस भी ठप होगा, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी ठप होंगे। तो ऐसी कमज़ोर बेस पे इमारत कभी भी नहीं खड़ी करनी है आपने। जो काम करना है जेन्युइन करना है, जो एक लिंक बनाओ जेन्युइन बनाओ, कंटेंट थोड़ा डालो लेकिन अपना लिखा हुआ डालो, ठीक है, पिक्चर कम डालो लेकिन अपनी खींची हुई डालो। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो गूगल पे होंगे। अब अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे सब नहीं एक ही जैसी तस्वीर डाली हुई है तो खैर है, आपकी भी कॉपी है उसकी भी कॉपी है तो बराबर हो जाएगा हिसाब। आप कंटेंट में आगे बढ़ो, आप स्पीड में आगे बढ़ो, आप बैकलिंक में आगे बढ़ो, आप जहाँ बढ़ सकते हो वहाँ बढ़ो, ज़रूरी नहीं सब में आगे बढ़ना है, ठीक है। बस अपने कंपटीशन से आगे भागना है। आप एग्जाम्पल इमेजिन से करोगे, आपके पीछे अगर शेर लगा हुआ है और आप 4 लोग हो, तो आपने 4 में से एटलीस्ट 1-2 से आगे होना है। तो आप जितना आगे होगे उतना आप सेफ हो जाओगे, मतलब आप उतना रिजल्ट अचीव करने लगोगे। सबसे आगे होना हर मामले में, बहुत दूर होना ज़रूरी नहीं है। तो आपने कीवर्ड अंडरस्टैंड करना है और कंपटीशन बीट करना है। और थोड़ी सी बिट हिस्ट्री में आपको समझा दूं कि मैं ये चीज़ क्यों मना कर रहा हूँ कि आप बैकलिस्ट नहीं करने की, क्योंकि सन 2000 में, 98 में, 2002 में जो एसईओ होती थी उसमें कंपटीशन का कीवर्ड एक बार देख लेते कि भाई स्नीकर्स पे जो है वो 50,000 महीने के सर्चेज हैं और ये 5 वेबसाइटें रैंक करी है। 5 वेबसाइटों में जो है वो फॉर एग्जांपल Endior.com या बाटा वाले के जो है वो 50,000 लिंक है। तो बैकलिंक जिसके पास पैसे होते थे वो किसी को भी पैसे देता था, ये ले मेरे से 5 लाख रुपए ले, मेरे को 1 लाख लिंक बना के दे। वो 1 लाख लिंक बनाता था तो वो Endior की बजाय कोई थकी हुई फजूल वेबसाइट जिसके पास पैसे ज़्यादा होते थे, काम उसका अच्छा हो ना हो, क्वालिटी अच्छी हो ना, वो रैंक कर जाती थी। तो जब इस तरह लो क्वालिटी वेबसाइट ऊपर आती है तो गूगल का जो यूज़र है जिसको जूता खरीदना है वो गूगल इस्तेमाल करना छोड़ देगा। तो गूगल के लिए बात बड़ी सीरियस है कि वाकई अच्छे ब्रांड्स को ऊपर लाए, अच्छी चीज़ों को ऊपर लाए, तो साथ साथ आपका ओवरऑल जो अच्छा ब्रांड भी होगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो भी खुद ब खुद वो ऊपर आने लग जाएंगी। इसी तरह से आप जो है वो कभी 2 नंबरी आपने मतलब एट दी एंड नहीं करनी, कोई जुगाड़ कोई शॉर्टकट आपने बिल्कुल नहीं मानना है। इसको प्रॉपर एनालाइज करना है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करनी है और प्रॉपर वे में अगर बैकलिंक्स बनाने आते हैं तो प्रॉपर वे में बैकलिंक्स आपने बनाने हैं। अदरवाइज ये काम आउटसोर्स करना है तो इनसे ये सारी चीज़ों की आपने रिपोर्ट लेनी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ऐसी हो कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि ये काम होता कैसे है और इसको करना कैसे है। इसके बाद अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो अब आपको कोई ना सिखाने में 2 नंबरी कर सकता है, ना आपको उससे काम करवाने में या आपसे काम जो है वो आपसे जो है वो काम देने में आपको कोई 2 नंबरी कर सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।